योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, गोरखपुर के पीठ के अध्यक्ष, गोरखनाथ की जो पीठ है वहां पर उसके सर्वे सर्वा उसके अध्यक्ष, हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष, जो उनके पास अब अध्यक्ष का पद तो नहीं है उनके पास, लेकिन हिंदू युवा वाहिनी उन्हीं की अपनी है। और उत्तर प्रदेश में उनकी तूती बोलती थी। बाबा के बुलडोजर को लेकर जितने मीम बने हैं, पंजाब जैसी जगह पर जाकर उन्होंने भाषण दिया कि अगर पंजाब में हमारी सरकार बनेगी, हम पंजाब में भी कोई अगर इस तरह का काम करेगा तो वहां बुलडोजर भिजवा देंगे। उनका देखा देखी शिवराज सिंह चौहान भी बुलडोजर चलवाने लगे और बुलडोजर न्याय जो है वो नई व्यवस्था में एक बड़ी चीज बन के आया। ये शोर शुरू हुआ कि बस अगला नंबर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर किसी का है तो वो योगी आदित्यनाथ का है। और इसी के बाद रस्सा रस्सी रस्सा कस्सी जो भी आप कहना चाहें वो शुरू हो जाती है अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच। ये बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर से जो लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को, वो बहुत कायदे से जानते हैं कि ये प्लानिंग हो चुकी थी कि अगर इस चुनाव में अच्छी जीत मिलती है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है, तो योगी आदित्यनाथ को उनकी कुर्सी से हटा दिया जाए। अब कुर्सी हटाने बिठाने का मामला तो राजनीति में चलता ही रहता है भाई। अगर आप देखें तो नंबर 2 की पोजीशन पर अमित शाह है। नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह हैं। नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं अमित शाह साथ में जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने जो इकलौती प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें अमित शाह बोल रहे थे और नरेंद्र मोदी उनका चेहरा देख रहे थे। गृह मंत्रालय अमित शाह के पास है। चाणक्य उनको कहा जाता है। सरकारें बनाने, सरकारें गिराने में उनकी भूमिका रहती है और यह काम तो उन्होंने किया ही है कि सीनियर नेताओं को किनारे लगाने के लिए बड़ी मेहनत की है। राजस्थान में चुनाव जीते, वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे लगा दिया गया, एक बिल्कुल नए आदमी को लाकर पर्ची मुख्यमंत्री बना दिया गया। मध्य प्रदेश में चुनाव जीते, सारी योजनाएं शिवराज सिंह चौहान की, सारा प्रचार शिवराज सिंह चौहान का, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के यहां ना तो ये लोग प्रचार करने गए और ना ही पूर्ण बहुमत मिलने के बाद इन्होंने शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनने दिया। मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव को लाकर मुख्यमंत्री बना दिया। शिवराज सिंह के सीने में इसका दर्द तो होगा ही, तो अगर यही प्लान यूपी के लिए भी था तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन इस चुनाव में ऐसी पटखनी दी है, ऐसे उल्टा है जनता ने कि अब ना अमित शाह के कुछ समझ में आ रहा है, ना योगी आदित्यनाथ के समझ में आ रहा है। दोनों लोग जो खुद को नंबर 2 समझते थे, अब उनके समझ में नहीं आ रहा है कि इस नंबर 2 को कैसे बचाएं। नंबर 1 की तो फिलहाल बात ही छोड़ दीजिए। अमित शाह की कहानी यह है कि विपक्ष जो था, जो अब पक्ष बन गया है, मतलब इनके साथ आ गया है तेलुगु देशम हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो और बाकी लोग हों, जिनकी पार्टियों को तोड़ने की कोशिश हुई है, जिनको धमकाने की कोशिश हुई है, जिनके बारे में अमित शाह जी ने एक से एक बयान दिए हैं, मैंने एक डिटेल वीडियो इस पर बनाया है। वो सारे लोग इस जिद पर अड़े हुए हैं कि या तो अमित शाह गृह मंत्री ना बने, और अगर बन भी जाते हैं तो उनके साथ एक गृह राज्य मंत्री बनाया जाए इनकी पार्टी का, और ईडी और सीबीआई पर नियंत्रण रखा जाए। यानी अमित शाह की कुर्सी के चारों पाए कस के पकड़ लेने का मामला है कि जरा भी इधर उधर करें तो पाए खींच के तोड़ दिया जाए। तो अमित शाह तो खुद परेशान है, लेकिन योगी बाबा के लिए भी परेशानियां कम नहीं है। इस चुनाव के पहले वो बड़े बड़े दावे कर रहे थे। 400 सीट कहां से आ रही है? हम लोग अगर कैलकुलेट करते तो 400 का आंकड़ा तो बहुत दूर दिखता है। 80 तो यूपी से ही है। सुना आपने, कह रहे थे 80 यूपी का श्योर है। 80 सीटें हैं और सारी सीटें जीतने की बात हो रही थी और उसी के भरोसे यह कहा जा रहा था कि 400 पार होगा। अब यूपी से इतनी उम्मीदें होना बहुत लाजिम भी था। हम लोगों को भी लग रहा था कि भाई यूपी में तो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई है, राम मंदिर को लेकर इतना ज्यादा शोर मचाया गया है, पूरे देश में जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे का शोर मच रहा है, तो जाहिर है कि योगी बाबा के प्रदेश में बहुत अच्छे वोट आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले होगी, ये सबको लग रहा था। दरअसल इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा कोई नहीं था, केवल एक मुद्दा था, राम मंदिर। इसके अलावा बाकी सारे मुद्दे सिर्फ विपक्ष को गालियां देने के थे, कांग्रेस को गालियां देने के थे। कभी मंगलसूत्र की बात की गई, अब मंगलसूत्र की बात जिस बांसवाड़ा में की गई वो सीट हार गए। भैंस की बात गुजरात के जिस साबरकाठा में की गई वो हार गए। विपक्ष के मुजरे की बात जहां की गई पाटलिपुत्र में वो सीट हार गए। यानी बाकी कोई मुद्दा था नहीं जिसमें कोई भी दम था, जिसके बेस पर ये चुनाव लड़ पाते। पिछले 5 साल 10 साल में रोजगार देना और बाकी सबकी तो बात ही छोड़ दीजिए, उसकी तो इन्होंने खुद भी बात नहीं की। न नोटबंदी की बात की, न जीएसटी की बात की, किसी की बात नहीं की। हर जगह पोस्टर्स लगे हुए थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और उसके पहले एक पोस्टर भारतीय जनता पार्टी अपने यहां से, अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जारी कर चुकी थी, जिसमें बड़े से मोदी जी छोटे से रामलला को उंगली पकड़ाकर मंदिर में ले जा रहे हैं, जैसे कि वो दशरथ हो, बाप हो राम के, और राम छोटे से बच्चे हों। खैर छोड़ दीजिए। लेकिन इतने सब के बाद ये जो उम्मीद थी उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के चुनाव ने, आप जानते हैं, वो उम्मीद पूरी तरह से तोड़ दी। अयोध्या में
जिस तरह से हारे हैं ये अवधेश प्रसाद जी जो दलित हैं और नॉन रिजर्व सीट थी अयोध्या की, वहां पहले से एमएलए थे वो, जिस तरह से शानदार तरीके से चुनाव उन्होंने लड़ा है और उसके बाद जिस तरह से लल्लू सिंह को हराया है। लल्लू सिंह वही हैं जिन्होंने कहा था 400 पार आएगी तो हम संविधान बदल देंगे। तो संविधान बदलने वाला मसला सबसे ज्यादा अगर कहीं चला है तो यूपी में चला है। तो अयोध्या हार गए, लखनऊ के बगल में मोहनलालगंज की सीट है, कौशल किशोर वहां से मंत्री थे, वो सीट हार गए और वहां से लेकर अयोध्या तक की अवध क्षेत्र की लगभग सारी सीटें हार गए। पूर्वांचल में भी कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, पश्चिमांचल में भी कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, बालियान जो इनके मंत्री थे वो हार गए। स्मृति ईरानी अमेठी में कांग्रेस के कार्यकर्ता से हार गईं। किशोरी लाल जी कांग्रेस के बहुत सीनियर कार्यकर्ता हैं, अमेठी में लंबे समय से हैं, लेकिन एक सर्किल के बाहर उनका नाम कम लोग जानते थे, जबकि स्मृति ईरानी पिछले 10 साल से जिसको कहते हैं आग बो रही थी और पिछले 5 साल से तो प्रज्वल आग बो रही थी। प्रज्वल रेवन्ना की बात करने का मतलब नहीं है, यूपी पे बात कर रहे हैं, लेकिन स्मृति ईरानी का अहंकार उस लेवल पर था कि पूछिए मत। और स्मृति ईरानी का प्रचार करने योगी आदित्यनाथ गए थे, वहां बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन अमेठी का चुनाव भी हार गए। प्रधानमंत्री मोदी जिस बनारस से लड़ते हैं वहां मात्र 1.5 लाख वोट से जीत पाए, 2 घंटे लगातार पीछे चलते रहे। गोरखपुर जो योगी आदित्यनाथ का अपना क्षेत्र है, मेरा भी क्षेत्र है वो, खैर गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के जो प्रत्याशी हैं अब उनको भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय लोगों में कोई मिला नहीं। वहां पर वो सिनेमा के स्टार हैं, भोजपुरी फिल्मों के रवि किशन, वही चुनाव लड़ते हैं। रवि किशन भी बड़ी मुश्किल से 1 लाख वोटों से जीत पाए। काजल निषाद ने गजब का चुनाव लड़ा और एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि योगी आदित्यनाथ जिस लहर हवा की बात कर रहे थे वो उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है और उसके लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां योगी आदित्यनाथ के ऊपर सीधे आती हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है कि बेरोजगारी को लेकर उन्होंने कुछ नहीं किया। बुलडोजर चलाते रहे लेकिन परीक्षाएं नहीं निकली, जो परीक्षाएं निकली उसमें पेपर लीक हो गए। पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा था, बुलडोजर अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा था। अयोध्या में जनता ने सामने आकर कहा कि हमारे घर गिरा दिए गए, हमारी सारी बस्तियां उजाड़ दी गई सड़कें चौड़ी करने के लिए, वो जनता नाराज थी, उसने वोट दिया। यानी योगी आदित्यनाथ जो लगातार ये बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़ा अच्छा शासन चल रहा है, वो बात इस चुनाव में नहीं चली। इस चुनाव ने साबित कर दिया कि योगी आदित्यनाथ वहां बिल्कुल खराब शासन चला रहे हैं जिससे जनता नाराज थी। अभी यह सब चल ही रहा था कि सीएसडीएस की एक रिपोर्ट आई और वो रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश में अब ज्यादा लोग ये चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। यानी राहुल गांधी की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में अब ज्यादा हो गई है नरेंद्र मोदी से। यह अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है, जबकि उत्तर प्रदेश उन इलाकों में है जिसको पहली यात्रा जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी बस छू के निकल गई थी। इन सब के बीच यह हुआ है कि राहुल गांधी कह रहे हैं, अभी तो उन्होंने नहीं कहा है लेकिन यह बात निकल के आ रही है कि वो रायबरेली की सीट रखेंगे। अब रायबरेली की सीट रखेंगे मतलब उत्तर प्रदेश में पांव जमा रहे हैं। रायबरेली अमेठी दोनों जगह उनके सांसद हैं, बाराबंकी में उनके सांसद हैं, 6 सांसद उनके हैं और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से पिछड़कर 4 सीट कम रह गई। 37 सीटें अकेले समाजवादी पार्टी ने जीती हैं, 33 सीटें जीत पाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की टैली जो 1 थी सिर्फ रायबरेली में वो बढ़ के 6 हो गई। और कई सारी सीटें ऐसी हैं, चाहे वो बांसगांव की सीट हो और भी कई सीटें हैं जहां पर बहुत कम अंतर से विपक्ष के उम्मीदवार हारे हैं। और अखिलेश यादव और राहुल गांधी इतनी आसानी से योगी जी को छोड़ने के मूड में नहीं है। विधानसभा चुनाव अभी बहुत टाइम है, लेकिन अभी से अजय राय जो वहां कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने घोषणा कर दी है कि हम विधानसभा चुनाव भी साथ मिलकर लड़ेंगे। और अब यह बात सामने आई है कि राहुल गांधी, अखिलेश जी, प्रियंका जी, ये सब लोग मिलकर वहां पर धन्यवाद यात्रा निकालने वाले हैं। यानी एक बार फिर इनके रातों की नींद हराम करने वाले हैं। ऐसे में सवाल बड़ा बनता है कि योगी जी की कुर्सी बचेगी या जाएगी। अगर अमित शाह पावर में रहते हैं, गृह मंत्री बनते हैं और पार्टी में उनकी ऐसे ही चलती रहती है तो योगी की कुर्सी पर कभी भी खतरा आ सकता है। खुद योगी के मंत्रिमंडल और जो विधायक हैं उसमें बहुत सारे लोग उनके रवैये से नाराज हैं। उनके रवैये में डेमोक्रेसी नहीं है, तानाशाही में वो नरेंद्र मोदी से जरा भी कम नहीं है। अब बाबा को यह समझ में आ रहा है कि यार सिर्फ आशीर्वाद देने से और भगवा पहनने से वोट नहीं मिलते हैं, जनता से जुड़ना पड़ेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि वीआईपी कल्चर अब हमको छोड़ना पड़ेगा। क्यों अभी तक वीआईपी कल्चर क्यों पकड़ के बैठे हुए थे? कांग्रेस ने कहा था कि समाजवादी पार्टी ने कहा था। अभी तक तो कंडीशन यह थी कि बाबा एसी से बाहर निकलते ही नहीं है,
मतलब हमारे यहां कहा जाता है कि संत महात्मा साधु वो होते हैं जो सुख सुविधाओं की लालच नहीं करते हैं, लेकिन यहां हमारे बाबा हैं आदित्यनाथ जी, जो बिना सुख सुविधाओं के रह ही नहीं सकते हैं, एसी में चलते हैं। यहां तक कि किसी गरीब के घर मिलने गए तो एक रात के लिए एसी और सोफा और सारा कुछ लगाया गया था, मिलके वो निकले और उसके बाद एसी भी निकल गया, सोफा भी निकल गया, बाकी सब हो गया। हालत यह है कि अगर बाबा का काफिला जा रहा है और कोई काला झंडा दिखा दे तो उसको महीनों जेल में सड़ना पड़ता है। बाकी जो यूपी का वीआईपी कल्चर है, मंत्री हो, विधायक हो, अभी कल ही एक विधायक का वीडियो वायरल हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे जो एक युवा लड़के के साथ मारपीट कर रहे थे और जो महिलाएं वीडियो बना रही थी उनसे कह रहे थे कि तुमको गिरफ्तार करवा दूंगा। ऐसे कितने ही वीडियो आ चुके हैं। तो ये जो तानाशाही रवैया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, अब योगी आदित्यनाथ को ऐसा लग रहा है कि इसको बदलना पड़ेगा। लेकिन सच बताऊं, अब बहुत देर हो चुकी है। ठीक है, विधानसभा चुनाव में बहुत टाइम है, लेकिन जो पागलपन आया है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों में, जो अहंकार आया है और जिस तरह के लोगों को, गुंडों को, माफियाओं को, एक से एक भ्रष्ट लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया है, अब लग तो ऐसा रहा है कि योगी आदित्यनाथ सोच भले रहे थे प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन मुख्यमंत्री पद बचाना भी उनके लिए आसान नहीं है। एक और बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे सीनियर नेताओं की कोई कमी नहीं है जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। नितिन गडकरी का आप जानते ही हैं, कल ताली बज रही थी, लोग खड़े होकर स्वागत कर रहे थे, लेकिन नितिन गडकरी अपनी जगह से हिले नहीं। शिवराज सिंह चौहान ने अपने आप को अजेय साबित किया है, कभी हारे ही नहीं। इस बार भी विदिशा से प्रचंड बहुमत से जीत के आए हैं, शानदार इलेक्शन लड़ा है उन्होंने और शानदार तरीके से जीता है। और मध्य प्रदेश में विपक्ष को जीरो कर दिया है, कांग्रेस को कह लीजिए जीरो कर दिया है, पूरी की पूरी 29 सीटें जीते हैं। तो उनका भी अपना क्लेम बनता है। ऐसे में योगी या अमित शाह जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, वो सिर्फ इस बात को लेकर देखते हैं कि अमित शाह तो खैर नरेंद्र मोदी के बहुत करीब हैं, सेंटर में हैं, गृह मंत्री रहे हैं, अब इस बार रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो सारी एजेंसियां उनके कंट्रोल में है। और योगी आदित्यनाथ मोदी से भी आगे बढ़ के सांप्रदायिक कट्टरपंथ की बात करने के चलते जाने जाते हैं। उनके जो बयानात पहले आए हैं, उन बयानात को दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस चुनाव में जनता ने ऐसा किया है कि अब उन बयानात से आगे बढ़ के जनता दर्शन दरबार दोबारा से लग रहा है। जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो योजनाएं ठीक से लागू हों, इसलिए उसके सुपरविजन वगैरह की बात चल रही है। साथ में शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं, उनका शैक्षणिक कैलेंडर बनाने की बात हो रही है, यानी प्रशासन को सुधारने की बात हो रही है। इसलिए इस चुनाव में कुछ हुआ हो चाहे ना हुआ हो, इस चुनाव में भले भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आ गई, इस चुनाव में भले नरेंद्र मोदी दो सहारों से ही, दो लोगों के भरोसे ही, दो बड़ी पार्टियों के भरोसे ही, तेलुगु देशम और जेडीयू के भरोसे भले प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन जो सबसे मजेदार बात हुई है वो कि इन लोगों के समझ में आ गया है कि सिर्फ नफरत फैलाकर सत्ता नहीं चलाई जा सकती। योगी आदित्यनाथ को कुछ और आता भी नहीं है। अब वो कितने भी अच्छे प्रशासक बनने की कोशिश करें, लेकिन उनकी पूरी जो ब्रांडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्ववादी नेता की है। उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरह से इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया है, जिस तरह से ऐसी ऐसी सीटों पर हराया है जहां उनको कभी उम्मीद नहीं थी, और बनारस जैसी सीट पर डिफरेंस घटाकर सिर्फ 1.5 लाख कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि बनारस से अगर प्रियंका गांधी लड़ती तो शायद नरेंद्र मोदी जी पूर्व एमपी भी हो जाते। तो इन सब के बाद यह जरूर लगता है कि वहां पर दिक्कतें अब शुरू होने वाली हैं। लेकिन एक बात और भी है, ये जो अमित शाह और योगी के बीच में ये जो कंटेस्ट चल रहा है, ये जो तनातनी चल रही है, उसमें एक और बहुत जरूरी बात है। इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में अमित शाह ने अपनी पूरी मनमानी चलाई, जिसको चाहा टिकट दिया, जिसका चाहा प्रचार कराया, जहां चाहा मोदी जी को भेजा, जहां चाहा नहीं भेजा। योगी आदित्यनाथ का मैंने आपको बताया था कि उनका संगठन है हिंदू युवा वाहिनी, जो हमेशा इन चुनाव में बूथों पर और चुनाव प्रचार में बहुत काम करता रहा है। इस बार वो कहीं नजर ही नहीं आया। ऐसा कहा जा रहा है कि इस चुनाव में अमित शाह का दरअसल घमंड टूटा है उत्तर प्रदेश के अंदर, और अब लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि टिकट आपने दिया था, सारी चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी आपने ली थी, तो हार किसी और की कैसे हो सकती है। लेकिन यह तो उनका एक पक्ष और दूसरा पक्ष है। सच्चाई यह है कि एक तरफ केंद्र सरकार की तानाशाही, एक तरफ अमित शाह की मनमानी से भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे सीनियर और बहुत सारे आम कार्यकर्ता नाराज थे। दूसरी तरफ योगी जिस तरह से राज चला रहे थे, जिस तरह से बुलडोजर राज चल रहा था, जनता की बिल्कुल नहीं सुनी जा रही थी, संविधान बदलने की बात की जा रही थी, उससे जनता का एक बड़ा हिस्सा नाराज था। और दोनों को मिलाकर यह स्थिति आई है कि 80 का दावा करने वाले केवल और केवल 33 सीटों पर सिमट गए हैं। अगर
विपक्ष ने थोड़ा और जोर लगाया होता, अगर संस्थाएं थोड़ी आजाद होती, अगर डीएम साहिबान ने इसमें मदद नहीं की होती, तो यह संख्या 33 से घट के 20 और 25 के बीच में भी आ सकती थी। ये सब जानते हैं, और कोई जाने या ना जाने, अमित शाह, मोदी और योगी तो बिल्कुल जानते हैं। तो ऐसे में आगे क्या होगा उत्तर प्रदेश में, यह बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह भी सही है कि जहां योगी अपने बहुत करीबी लोगों को चुनाव नहीं जिता पाए, वहीं अमित शाह ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को चुनाव जिताने में सफल हो गए हैं। तो अब क्या नए तरह की रस्साकस्सी यूपी में शुरू होगी?